वेलकम फ्रेंड्स। मैं अजय वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम फिजिक्स की बात कर रहे थे और कल हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश। ठीक है। और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जितना आपने थंबनेल पर देखा, इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। इसकी एक क्लास हमारी कल हो चुकी थी, आज ही हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। कल की क्लास में हमने देखा था कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंग प्रकृति होती है या कण प्रकृति होती है। उसके बाद हमने और भी प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें जानी, किस तरीके से ग्रहण होता है, ठीक है, प्रतिछाया उपछाया क्या होती है, सूची छिद्र केंद्र क्या होता है, ये सारी बातें हमने प्रकाश के बारे में कर ली थी कल। ठीक है, चलिए तो आज हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए ये हमारी क्लास का आज का पहला टॉपिक है। इसका जो बेसिक था डिटेल में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इसके प्रकाश के जो नियम है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। पहली बात आपको जानना यह है कि परावर्तन होता क्या है। ठीक है, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण आती है, जब प्रकाश की कोई किरण आती है और किसी परावर्तक सतह या कांच या जिसके ऊपर लेप किया गया होता है, पारे का या रेड ऑक्साइड का, किसी का भी जब लेप किया जाता है, जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो वापस लौट जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। किसी चिकनी सतह से टकराकर जब कोई प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है तो इसे परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, यही बात देखो यहां बताई गई है। प्रकाश के किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। किसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश की किसी किरण किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो दो नियम होते कौन से हैं शायद आपको याद नहीं, दोबारा देखिए, मैं दोबारा बताता हूं। मान लीजिए ये आपकी कोई परावर्तक सतह है। ठीक है, ये ग्लास की है, मिरर है, ये कांच है। मान लीजिए ये कोई परावर्तक सतह है, यहां से आपकी एक किरण आती है। ठीक है, तो इसे हमने नाम दिया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहें तो आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और ये है हमारा अभिलंब। ठीक है, क्या है ये हमारा अभिलंब। जब ये किरण इस परावर्तक सतह से टकराती है, परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या होती है, जिस माध्यम से किरण आती है और एक परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो किरण आई थी ये तो थी आपतित किरण, और ये जो किरण गई है ये है हमारी परिवर्तित किरण या परावर्तित किरण। ओके, परावर्तित किरण, या फिर आप इसे कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जो अभिलंब से ये कोण बना है, कोण आई जो बना है इसे कहा जाता है इंसिडेंट एंगल, और ये जो कोण आर बना है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपने इसे नाम दिया ए, इसे नाम दिया ओ, इसे नाम दिया एन और इसे नाम दे दिया बी। ठीक है, तो परावर्तन का पहला नियम क्या होता है कि जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो क्या होता है, समान होता है। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों समान एंगल बनाती है। पहला नियम ये है। देखिए आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कोण आई, और परावर्तन कोण मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए कोण ए ओ एन इक्वल टू कोण एन ओ बी। कोण ए ओ एन, ये जो कोण बना है ये किसके बराबर है, कोण एन ओ बी के बराबर है। तो ये है परावर्तन का पहला नियम।
ठीक है, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हुआ इसका पहला नियम, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपका परावर्तक तल, ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु, जहां आकर आपकी किरण टकराती है और टकराने के पश्चात लौट जाती है, उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। आपका आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये चारों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं या फिर एक ही तल में स्थित होते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ये किरण आई और इसे पार करके दूसरे माध्यम में चली गई। जैसे ये हमारा विरल माध्यम है, जब ये किरण आई तो ये किसी सघन माध्यम में प्रवेश कर गई, ऐसा नहीं था। अगर ये प्रवेश कर जाती तो वहां फिर प्रकाश का परावर्तन ना होकर वहां क्या होता, वहां अपवर्तन का नियम लागू होता। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका परावर्तन के दो नियम हुए। पहला नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये देखिए ये दोनों जो एंगल बनाती है, यानी जो आपका आपतन कोण होता है वो बराबर किसके होता है, आपके परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम तो ये हुआ। और दूसरा नियम क्या हुआ कि आपका आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सभी क्या होते हैं, अभिलंब, ये सभी क्या होते हैं, आपके एक ही तल में स्थित होते हैं। ये बात हमने किसके लिए की, ये बात की हमने परावर्तन के नियम के बारे में। अगली बात हम जानेंगे कि ये जो समतल होता है, समतल दर्पण जो होता है, ये होता क्या है, कुछ बातें हम समतल दर्पण के लिए जानेंगे। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, इसका जो परावर्तक तल होता है, जो समतल दर्पण होता है, इसका परावर्तक तल कैसा होता है, समतल होता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। ये देखिए समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है। ओके, इसमें शीशे के एक ओर तो क्या किया जाता है, शीशे के एक ओर धातु की परत चढ़ी होती है, जो क्या करती है, किरण क्षय होता है, ठीक है, किरण जो लॉस होता है उसे रोकने का काम करती है, ठीक है। और इसके जो ये चांदी या पारे की जो लेप किया जाता है, ये किस तरीके का कार्य करता है समतल दर्पण में, ये एक परावर्तक सतह का कार्य करता है। इसकी तरह एक परावर्तक सतह की तरह काम करता है। तो दो बातें आपने देखी कि जो समतल दर्पण होता है, इसका परावर्तक तल कैसा होता है, समतल होता है। दूसरी बात कि इसका जो परावर्तक तल होता है, इस पर पारे का लेप किया जाता है, जो क्या करती है, किरण क्षय को रोकता है, और यही इसका क्या होता है, यही इसका परावर्तक सतह होता है। ठीक है, इतनी बातें जान ली। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थिति क्या क्या हो सकती है। समतल दर्पण के लिए ये बातें जाननी जरूरी है कि इसका जो परावर्तक तल समतल होता है और जो पारे का लेप किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, कि किरण क्षय को रोक सके। और ये जो लेप किया जाता है यही इसके लिए क्या होती है, एक परावर्तक सतह का काम करती है। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या क्या स्थिति हो सकती है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें क्या कहा है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है। यह समतल दर्पण है, वस्तु यहां रखी गई है, ठीक है। जब आप इसका प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण में, तो आपको पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा जितनी दूरी पर आपकी वस्तु रखी गई है। मतलब इनके बीच में जितनी डिस्टेंस है, दर्पण पे आपको इसके प्रतिबिंब के बीच में उतनी ही डिस्टेंस दिखेगी। वही बात बताई गई है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। यही बात मैंने आपको कही है। कोई समतल दर्पण होता है, उसके सामने कोई वस्तु रखी है यदि, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है और जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, इन दोनों की डिस्टेंस बराबर होती है। जितनी दूरी पर इधर रखा है तब दर्पण में आपको वो उतने ही पीछे दिखाई देगा। ठीक है, यही बात कही गई है। और इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है ये भी ध्यान रखिए। ये जो प्रतिबिंब होता है, पहली बात काल्पनिक होता है, दूसरी बात वस्तु के बराबर होता है, और तीसरी बात कैसा होता है, उल्टा बनता है। ओके, किस तरीके का, पार्श्व उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर होता है। किसकी बात की जा रही है, समतल दर्पण के लिए बताया जा रहा है। समतल दर्पण के लिए यदि प्रतिबिंब की स्थिति देखें,
समतल दर्पण के लिए यदि प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो पहला तो वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। दूसरी बात समान दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा। और तीसरी बात कैसा होगा, पार्श्व उल्टा होगा। ये तीनों बातें आपको समतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये तो बातें हुई समतल दर्पण के बारे में। अब मैं आपको कुछ एक दो बातें और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि समतल दर्पण रखा है, ठीक है, और यहां से मैं चलता हुआ आ रहा हूं, तो मैं v वेग से दर्पण की ओर चल रहा हूं, ठीक है। तो मुझे जो अपना प्रतिबिंब होगा इस दर्पण में दिखेगा वो 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। मतलब कोई वस्तु, ये समतल दर्पण है, कोई वस्तु यदि v वेग से दर्पण की ओर चलती है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। पहली बात तो ये याद रखिए, ठीक है। और किसी वस्तु का समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आता भी है और शायद आएगा भी, कि किसी भी वस्तु का कोई समतल दर्पण है, उसमें किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि 6 फीट का कोई इंसान है और उसे समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है, पूरा दिखना है, ना ऊपर से कटे ना नीचे से कटे, ठीक है। तो उसे कितनी फीट का दर्पण चाहिए होगा, ये ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई लगभग, लगभग नहीं बिल्कुल, किसके, वस्तु की आधी होनी चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। दूसरी बात ये देख लीजिए, और जैसे ही कोई समतल दर्पण है, जब उसे कोई किरण आ रही है समतल दर्पण पर, ठीक है, जब यहां से कोई किरण आई, ये दर्पण है, यहां से कोई किरण आई, ठीक है, तो वो थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसे थीटा एंगल से घुमा देता हूं, दर्पण को ही घुमा देता हूं, तो जब किरण आएगी तो वो 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है, ठीक है। ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। देखिए यही बातें मैंने आपके लिए यहां लिखी है कि यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है, क्या, यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। आ रही है बात समझ में। कोई समतल दर्पण है, कोई व्यक्ति v चाल से अगर उसकी ओर चलता है दर्पण की ओर, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या थी, किसी भी वस्तु का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम आधी लंबाई की, वस्तु की जो लंबाई है उसकी आधी लंबाई का दर्पण आपके पास होना चाहिए। वही बात है, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, क्या बात है, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रतिबिंब देखने, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ये बात सिर्फ समतल दर्पण के लिए है। समतल दर्पण में आप पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो वस्तु की जो लंबाई थी उसकी कम से कम आधी लंबाई का आपका दर्पण होना चाहिए। ओके, चलिए अगली बात देखिए, यदि आपतित किरण को नियत रखते हैं, बात क्या हुई कि ये दर्पण था, ये जो किरण आ रही है इसे वैसा ही रखते हैं और दर्पण को थोड़ा थीटा एंगल से घुमा दिया जाता है, तो ये किरण 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। वही बात है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं यहां से, थोड़े ध्यान दीजिएगा इन पे। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए तो क्या होता है, जो परावर्तित किरण होती है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। कितने एंगल से, 2 थीटा एंगल से। कितने एंगल से घूम जाती है, 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। आई कहानी समझ। चलिए अगली बात देखिए, यदि दो समतल दर्पण, अब मान लीजिए 2 समतल दर्पण है और दोनों थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, दोनों थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, तो उनके मध्य में कोई वस्तु रखी है, तो उनके बीच में जितने प्रतिबिंब बनेंगे,
जैसे मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है और ये एक समतल दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। अब इन दोनों के बीच में इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसको किस तरीके से ज्ञात करना है, देखिए मान ली इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपको पता चलेगा दो थीटा एंगल से घूमे हुए दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रखी है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अब इनसे जो मान प्राप्त होता है या तो वह पूर्णांक हो, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए जैसे 3.5 आ गया, नहीं पूर्णांक होना चाहिए, या फिर जैसे 3.5 आ गया तो अपन इसके अगले वाला मान लेकर चलते हैं। ये बात ध्यान रखना, यही बात कही है कि दो समतल दर्पण थीटा कोण से झुके हों तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुछ प्रतिबिंबों की संख्या 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होती है। और यही बात है, यदि पूर्णांक नहीं हुआ तो इसके अगले वाला मान लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 360 और आपने अपने क्या बोलते हैं इसे 90 डिग्री से आपके समतल दर्पण को घुमाया है, कितने 90 डिग्री एंगल से इनको घुमाया है। ओके, और इसका फॉर्मूला ये है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। थीटा की जगह मैंने 90 रख दिया तो आंसर कितना निकल कर आया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। कितने प्रतिबिंब बनेंगे इसके, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ओके, चलिए इतनी बातें आपने समझ ली। ये सारी बातें आपको गौर करने के लिए है। ये 4 मैंने आपको बातें बताई है, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहां से आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मेन इस सेकंड वाली बात को जरूर ध्यान रखिएगा, सेकंड और थर्ड वाली बात को तो मेजर। ओके, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। चलिए आगे आपको आपने समतल दर्पण देखा कि होता क्या है, समतल दर्पण के बारे में ये कुछ बातें देख ली। अब आपको देखना क्या है कि समतल दर्पण जो होता है इसका उपयोग कहां किया जाता है। क्या बताया कि समतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है। ठीक है, ये सारी बातें बताई कि अगर कोई v वेग से चलता है तो 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम आधी लंबाई का आपका दर्पण होना चाहिए। अगली बात क्या देखी, थीटा एंगल से घुमाते हैं तो किरण 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। ये सारी बातें तो हमने यहाँ कर ली। ठीक है, अब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है वो बातें देखिए। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है एक तो आपका बहुरूपदर्शी में, बहुरूपदर्शी में, या फिर इसे कहते हैं कैलियोडोस्कोप। ओके, और इसका एक यूज किया जाता है परिदर्शी में, और परिदर्शी क्या होता है आपके पेरिस्कोप। इन दोनों में समतल दर्पण का यूज किया जाता है। और लुकिंग ग्लास, आईना जो होता है आपका, आईना उसमें भी किसका यूज किया जाता है आपके समतल दर्पण का। किस किस में समतल दर्पण का यूज किया जाता है, एक बहुरूपदर्शी में, एक परिदर्शी में, एक आईने में, इसमें आपका समतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यही बात है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। समतल दर्पण का जो उपयोग होता है एक तो आपका बहुरूपदर्शी में, साथ में परिदर्शी में और आपका आईना में किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। अब जानिए कि बहुरूपदर्शी होता है, ये होता क्या है। कह तो दिया बहुरूपदर्शी और कैलियोडोस्कोप होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात जानिए। इसमें क्या होता है कि परावर्तक सतह के 3 समतल दर्पण होते हैं। जैसे ये लगा हुआ है, देखिए एक तो ये है, एक ये नीचे लगा हुआ है और एक ये ऐसे लगा हुआ है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनके बीच में ये सब क्या होते हैं, एक नली में फिट किए जाते हैं और इनके बीच में कांच के छोटे 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 टुकड़े रखे जाते हैं। एक तरफ से इसे शीशे से बंद किया जाता है जिससे बाहर ना देख सके, और दूसरी तरफ शीशा पारदर्शी होता है जिसके आर पार आप देख सके। ठीक है, जब आप उसमें से देखते हैं तो किरण क्या होती है, इन सबसे रिफ्लेक्ट होती है, आपस में इन तीनों से रिफ्लेक्ट होती जाती है और इसमें जो कांच के टुकड़े रखे होते हैं इसको घुमाने पर अलग अलग रंग दिखाते हैं, अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। उसी क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं बहुरूपदर्शी। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ी, मैंने तो अपनी भाषा में बताया, थोड़ी थ्योरी वाली लैंग्वेज में देखते हैं। इसमें क्या होता है, समान लंबाई
तथा समान चौड़ाई के 3 आयताकार क्या होते हैं, समतल दर्पण इस प्रकार लगे रहते हैं कि दो दर्पणों के बीच का कोण कितना होता है, 60 डिग्री। ओके, ये 60 पे एक लगाया, 60 पे एक और लगाया और इधर फिर से 60 पे एक और लगाया, ऐसे करके 3 लगाए जाते हैं। तीनों में 60-60 का एंगल फिक्स होता है और समान लंबाई और समान चौड़ाई के आयताकार होते हैं। इतनी कहानी समझ आई आपको? यही बात कही है। अब तीनों दर्पणों का जो परावर्तक तल होता है वो अंदर की तरफ होता है। मैंने बताया ना, अंदर की तरफ जब किरण जाएगी तो उन तीनों से टकराएगी, तीनों में अलग अलग रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अंदर की भीतर की ओर रहते हैं और दर्पणों के द्वारा घिरे स्थान में रंगीन कांच के क्या रखे होते हैं, इनमें रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखे जाते हैं। ठीक है, दर्पण एक मोटी नली के अंदर लगे रहते हैं। नली के एक सिरे पर शीशे का गोलाकार टुकड़ा लगा होता है और दूसरे सिरे पर घिसे हुए शीशे का टुकड़ा या फिर आप उसे पारदर्शी जो शीशा होता है वो कह दीजिए, वो लगा होता है। देख लीजिए, इस तरीके का होता है आपका बहुरूपदर्शी। देखिए, ये इसमें 3 मिरर लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3, तीनों समान लंबाई, ठीक है, और समान साइज के हैं। और इन तीनों को जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की तरफ है। इन तीनों के बीच में यहाँ कांच के कुछ टुकड़े डाले जाते हैं। जब इसे घुमाया जाता है तो ये अलग अलग रंग शो करते हैं। ठीक है, इसे ही कहा जाता है आपका बहुरूपदर्शी। इतनी बात आई है आपको समझ में? और जब क्या होता है, पारदर्शक जो शीशा होता है एक साइड पे, जब इससे इसके अंदर देखा जाता है, जब इसके अंदर देखा जाता है और इसे घुमाया जाता है तो क्या होता है, रंगीन आकृतियां बनती हैं। जो कांच के टुकड़े होते हैं उनसे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उनकी रंगीन रंगीन आकृतियां बनती है। हर बार घुमाने पे अलग अलग रंग क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही होता है आपका बहुरूपदर्शी। वही बात बताइए, जब पारदर्शक शीशे वाले सिरे से नली में देखते हैं तो नली को घुमाने पर क्या बनता है, नई नई रंगीन आकृतियां दिखाई देती है। ये आकृतियां क्या होता है, जो इनके अंदर कांच के टुकड़े रखे जाते हैं उन्हीं का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ये आकृतियां रंगीन कांच का प्रतिबिंब है जो समतल दर्पण से बार बार परावर्तित होने के कारण बनते हैं। इसके कारण समतल दर्पण से बार बार परावर्तित होने के कारण बनते हैं। नली को घुमाने से रंगीन जो कांच के टुकड़े होते हैं इनकी स्थितियां बदलती रहती है। जब इनको घुमाया जाता है तो टुकड़े इनके साथ मूव करते हैं तो उनके साथ लाइट रिफ्लेक्ट होके क्या होता है, वो आपके रंगीन रंग शो करते हैं। आई इतनी बात समझ? इसे ही आपका बहुरूपदर्शी कहा जाता है। ओके, चलिए अगली बात देखते हैं हम किसके बारे में, परिदर्शी के बारे में। आपने देखा होगा कि जो समुद्र होते हैं उनमें जो पनडुब्बियां चलती है, वैसे देखा हो या नहीं, मूवी में देखा होगा, कार्टून में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा, जो पनडुब्बियां चलती है वहां से एक पाइप निकला होता है, पानी, पूरे पानी में से एक पाइप निकला होता है और वो आगे जाके ऐसे उसमें से जब कोई नीचे से देखता है तो सामने का पूरा दिखाई देता है। ठीक है, वह किस पर आधारित होता है, परिदर्शी के रूप सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए होता क्या है, पहले समझिए परिदर्शी क्या होता है। इसमें एक 2 मिरर लगे होते हैं और दोनों आपस में किस एंगल पर लगे होते हैं, दोनों आपस में 45 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, 2 मिरर लगे हुए हैं, 1 और 2, 2 मिरर लगे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां से जब कोई किरण आती है तो वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर जब ऊपर जाती है, यहां से रिफ्लेक्ट हुई ऊपर गई और जब ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। यही बात बताई गई है। देखिए, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं, ये दोनों का एंगल 45 है, देख लीजिए 45 डिग्री एक कोण पर स्थित होते हैं। इन दर्पणों की परावर्तक सतह क्या होती है, आमने सामने होती है। मतलब जब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो सीधा दूसरे वाले मिरर पर जाएगी और वहां से वो सीधा ऑब्जेक्ट पे जाएगी। ठीक है, वही बात है। ऊपर वाले सिरे से होकर प्रवेश करने वाली किरणें, जब यहां से कोई किरणें जाए या यहां से कोई किरणें जाए, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो सामने वाले को दिखाई देता है। ठीक है, परावर्तित होकर नीचे की ओर जाती है तो दूसरे दर्पण के द्वारा परावर्तित होकर आंखों में प्रवेश करती है। ये सारी बातें किसके लिए है, ये है आपके परिदर्शी के कारण, परिदर्शी के लिए। और इसी वजह से आपने देखा होगा जो बंकर होते हैं, जो आपके युद्ध में यूज लिए जाते हैं, पनडुब्बियां होती है, जहाज, उनमें जो लगा होता है ना, वो ये आपके परिदर्शी के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसे भी पेरिस्कोप कहा जाता है। ठीक है, देखिए
हाँ ये लिखा है ना, इसी कारण युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने के लिए इस उपकरण का उपयोग करते हैं। इसके लिए बंकर में छुपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने के लिए इस उपकरण का यूज करते हैं। उपकरण कौन सा है आपका? परिदर्शी। ओके, यानी पेरिस्कोप, या जो पनडुब्बी जहाज में भी इसी उपकरण का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? ये हम देख रहे थे अभी तक किसके यूज? आपके समतल दर्पण के यूज। ये सारी बातें उसी के लिए थी। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा नया टॉपिक, गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए, ये कोई गोला है, ठीक है, और जब इसे बीच से काटा जाता है, इसे बीच से काटा जाता है, इसके एक सतह पर पॉलिश की जाती है, या तो अंदर की जाती है या बाहर की जाती है। ओके, तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? एक गोले के ही कटे हुए भाग होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? एक गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जिसमें एक सतह पर क्या किया जाता है? पारे की परत चढ़ाई जाती है या फिर रेड ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। इन दोनों में से किसी एक चीज की उस पर परत चढ़ाई जाती है। तो ये एक इसके दर्पण की तरह क्या करते हैं? एक दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसे ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। ये एक होते क्या है? एक गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनके एक साइड क्या हो जाता है? पारे की परत या रेड ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ओके, यही होता है आपका गोलीय दर्पण। देखिए, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब बात वही है, ये गोलाकार तल है, इसे काटा तो ये आपका एक गोलीय दर्पण तैयार हुआ। अब इस पर पॉलिश की जाएगी। गोलीय खंड के एक तल पर पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है। ये दोनों बातें याद रखना, या तो पारे की, या एग्जाम में आपसे रेड ऑक्साइड भी दिया जा सकता है। ओके, तो पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है। और तथा जो दूसरा तल होता है वो परावर्तक तल की तरह कार्य करता है। ठीक है, जब उस पर पारे की परत चढ़ा दी जाएगी तो जब किरणें आएंगी, या तो वो उसे दूर रिफ्लेक्ट करेगा या उसे पास की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यही बात है। और जो गोलीय दर्पण होते हैं वो कितने होते हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका उत्तल दर्पण, एक होता है आपका अवतल दर्पण। ओके, दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। चलिए आगे देखते हैं कि होते किस तरीके के हैं। वो मैं आपके लिए डायग्राम के साथ लाया हूं। देखिए, उत्तल दर्पण क्या कहते हैं? इसे कॉन्वेक्स मिरर क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें होता क्या है? इधर देखिए, ये जो गोले का कटा हुआ भाग है, यदि मैं इसे यहां से पूरा मिलाऊं तो ये एक पूरा गोला बनता है। ये यहां से एक पूरा गोला बनता हुआ आपको दिखाई देगा। जो इसका ये सेंटर है, ओके, तो ये कहा जाता है सेंटर ऑफ, इसे एक मिनट, ये थोड़ा एक मिनट थोड़ा सा आपका, हाँ, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यदि हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये आपको एक पूरा गोला दिखाई देगा। ये एक पूरा गोला है, उसी गोले का ये एक कटा हुआ भाग है। इस पे एक साइड ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, इस पे क्या किया है? इस पे परत चढ़ाई गई है, किसकी? रेड ऑक्साइड या पारे की परत चढ़ाई गई है। ठीक है, ये जो आपका सी पॉइंट है इस गोले का मध्य बिंदु है। इसे क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी आप इसे कह सकते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। ये जो आपका पी पॉइंट है इसे कहा जाता है दर्पण का ध्रुव या पोल। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली जो ये लाइन है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर प्रधान अक्ष रेखा। क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष रेखा या प्रिंसिपल एक्सिस। आइए आपको ये कहानी समझ में। जो इसका पॉइंट सी होता है इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और इन दोनों के मध्य में जो स्थित होता है उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे फोकस बिंदु कहा जाता है।
अब देखिए थ्योरी देखते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, किसकी बात की गई है? परावर्तक सतह की। तो ये जो इसका परावर्तक सतह है ये उभरा हुआ है। मैं मिटा देता हूं, दोबारा देखिए। ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण था, इसके अंदर की साइड हमने लेप किया, तो ये बाहर वाली जो सतह है ये कैसी है? ये इसकी परावर्तक सतह कहलाई। अंदर की साइड लेप किया तो बाहर वाली सतह इसकी परावर्तक सतह हुई। ठीक है, तो देखिए इसका जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है? उभरा होता है। अब उभरा होने के कारण देखिए यदि इस तरीके का है और यहाँ पे कोई किरण आएगी यदि, तो ऐसा तो नहीं कि वो इसके पास चली जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि सतह उभरी हुई है। मान लीजिए कि यदि आप यहां से पानी भी डालते हैं तो वो अंदर की साइड ना जाके बाहर की साइड जाएगा। जाहिर सी बात है, इतनी सी बात आपको नॉर्मल पता है। ओके, वही बात यहां है कि जब किरणें इससे टकराती है तो ये क्या करता है? किरणों को फैला देता है। क्या करता है? किरणों को फैला देता है। वही बात कही गई है, सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, क्योंकि यह क्या करता है? अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है? फैला देता है। वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो किरणें आती है उन्हें ये फैलाने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। ओके, एक और बात कि इनमें जो प्रतिबिंब बनता है, इनमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। किस तरीके का बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। और कहां बनता है? पीछे की तरफ बनता है। ये चार बातें और ध्यान रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? पहली बात पीछे की तरफ होती है, दूसरी बात काल्पनिक होती है, तीसरी बात छोटी होती है, और चौथा फोकस पर बनता है। ठीक है, चलिए अगली बात देखिए, अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। जब इसे अपसारी दर्पण कहा गया है तो इसे अभिसारी दर्पण कहा जाएगा। होगा कहीं? हाँ ये रहा, इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ओके, चलिए अब इस जो हमारा उत्तल दर्पण था इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ था, तो अब अवतल दर्पण की बात की गई तो इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ होगा। ओके, जब अब अंदर की तरफ है, मान लीजिए इस किनारे से यदि आप पानी डालेंगे तो बाहर थोड़ी आएगा, वो अंदर ही जाएगा। मतलब ये क्या करता है? आनंद से आने वाली किरणों को सिकोड़ने का काम करता है। ओके, देखिए जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल कैसा रहता है? अंदर की साइड धसा हुआ रहता है, जैसा ये आपको दिख रहा है। ये इसका परावर्तक तल है और ये पीछे की तरफ इस पर क्या किया गया है? लेप किया गया है। ठीक है, और क्योंकि यह क्या करता है? अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है? सिकोड़ने का काम करता है। सिकोड़ने का काम करता है। दोबारा देखिए, यहां से आपकी कोई किरणें आ रही हैं, वो जब ये इसकी परावर्तक सतह से टकराएगी तो ये उनको सिकोड़ने का काम करेगा। ओके, ये उनको सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा? पीछे की तरफ ना बन के आगे की तरफ बनेगा। दूसरी बात फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये सारी बातें हैं इसके लिए। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा या बिंदुवत होगा, जो भी है ये सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हाँ, उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पण क्या होते हैं? किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। ठीक है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। मैंने आपको पहले ये बात बता दी। ठीक है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, जो आप देख रहे थे, जैसे ये आपका दर्पण था, ठीक है, इसका जो ये मध्य बिंदु था इसे कहा गया था पोल या ध्रुव। इसका ये जो सी सेंटर था इसे कहा गया था वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में स्थित था एफ, फोकस। ओके, और हाँ यही बात थी, और इनको ये मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाई थी प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, वही बात सारी यहां लिखी गई है। ठीक है, मैं तो कहता हूं आप इन सभी के नोट्स बनाइए। अगर आप ढंग से तैयारी ही करना चाहते हैं अपने हाथ से नोट्स बनाइए। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा।
ठीक है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तो आपको लिखने से याद हो जाएगा, दूसरा आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आप नोट्स बनाइए। एक बात और देखिए कि यहाँ क्या था कि ये जो फोकस दूरी थी, ये जो एफ बिंदु था इसे कहा गया था फोकस। तो ये पोल से लेके एफ की जो दूरी है, क्या है ये आपकी वक्रता त्रिज्या जो है, ये आपका जो वक्रता केंद्र है या फिर इस सेंटर की त्रिज्या है, इसकी क्या होती है, आधी होती है। एफ बराबर सी बाई, ओके, वही बात यहां बताई गई है। देखिए आपकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, आपकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, चलिए अगली बात देखिए, गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। गोलीय दर्पण कहा गया है तो आपका अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, दोनों के लिए बात कही गई है कि उत्तल व अवतल दोनों के लिए दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। यहाँ u क्या होता है, u होता है वस्तु की, थोड़ा इधर लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, यहाँ f तो क्या होता है, f होता है फोकस दूरी, u क्या होता है वस्तु की दर्पण से दूरी, और आपका v क्या होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। ये हुआ आपका दर्पण सूत्र। इसे क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है आपका दर्पण सूत्र। एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए हो गई ये बात, हाँ वही सारी बातें लिखी है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है आवर्धन की, कि आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। इसके लिए बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की जो लंबाई होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही आवर्धन कहा जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से इसे डिनोट किया जाता है। आई इतनी बात आपको समझ में, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे म्यू से डिनोट किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। वही लिखा है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। वही बात है, इसे ही आवर्धन कहा जाता है। ओके, आगे कहानी समझ। चलिए अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब किस तरीके के होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है, कैसे पता है उत्तल दर्पण है ये, सबसे बड़ी बात कि इसका जो परावर्तक तल है वो कैसा है, उभरा हुआ है। उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण हुआ। याद रखिए, उभरा है यानी ऊ तो उत्तल है, और अंदर धसा है, अंदर धसा है यानी ए तो कैसा है, अवतल है। अब तो समझ आ जाएगा देखने पे, इसका परावर्तक तल कैसा है, उभरा हुआ है, मतलब परावर्तक तल उभरा हुआ है, मतलब कैसा दर्पण है ये आपका, उत्तल दर्पण है। इधर लेप किया गया ही है, मान लीजिए यहां से कोई किरणें आती हैं और ये उन्हें फैला देता है। वही बात कर रहे थे अभी पीछे, उत्तल दर्पण क्या करता है, फैलाने का काम करता है, ये किरणों को फैला देगा। लेकिन जब इन किरणों को पीछे की साइड बढ़ाया जाएगा
तो ये किरणें कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को काटेगी। ओके, और जहां पर ये काटेगी वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। अब उसकी स्थिति कैसे होगी, देखिए यहां दिख रहा होगा स्थिति कैसे होगी। पहली बात कि वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। ये देखिए ये इतनी साइज की आपकी वस्तु है और प्रतिबिंब है ये इतू सा। पहली बात वस्तु से छोटा होगा, दूसरी बात पीछे की साइड बनेगा, तीसरी बात काल्पनिक होगा, चौथी बात सीधा होगा। आ गई सारी बातें। इस एक डायग्राम को देख के आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। मेरे तरीके से आपने समझने की कोशिश की, आपको दोबारा ये दर्पण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से देखिए सीधा सीधा यहां से समझ आ रहा है। देखिए पहली बात काल्पनिक क्यों कहा, क्योंकि ये लाइनें हकीकत में नहीं मिल रही, इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो जाकर मिली है। ओके, जब इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो यहां आकर ये मिली है। अब वस्तु की लंबाई थी इतनी और यहाँ इतना सा बना है इसका प्रतिबिंब। पहली बात कैसा हो गया, छोटा बना है। दूसरी बात कि लाइनें तो सीधी निकल गई थी किरणें तो, लेकिन जब पीछे बढ़ाया तो हमें प्राप्त हुआ, मतलब कैसा हुआ, काल्पनिक हुआ। ठीक है, इतनी बातें हैं। पीछे की साइड बन रहा है क्योंकि हमने आगे बढ़ाया तभी तो पीछे की साइड बना ना। ये सारी बातें हैं, वही बातें यहाँ लिखी हैं। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। मैंने कहा ना कि पीछे बनेगा। एक और बात, हाँ, कि उसके ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। उसके ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, यही बात है, उसके ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तीसरी बात मैंने क्या कही थी, वस्तु से छोटा बनेगा। और चौथी बात सीधा व आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए, मान लीजिए ये आपका उत्तल दर्पण है, वस्तु यहां रखी है 10 मीटर पे, ऐसा मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे 10 मीटर पे वस्तु रखी गई है। यदि अब मैं इसकी डिस्टेंस बढ़ा देता हूं, इसकी डिस्टेंस बढ़ा के 50 मीटर कर देता हूं, तो इसका डिस्टेंस मायने रखेगा। क्या कहता है, दूरी बढ़ा दी जाए तो दर्पण से बने आभासी व सीधे प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, जिस आकार का हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उससे भी और छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उससे भी और छोटा आकार का हो जाता है तथा उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव से फोकस की ओर खिसकती जाती है। जैसे ये ध्रुव है, ये फोकस है। अभी आपका प्रतिबिंब मान लीजिए यहां बना है, तो इसे और पीछे खिसकाते जाएंगे तो पहली बात तो ये और छोटा होता जाएगा और आपके फोकस की तरफ खिसकता हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ आ रही है, समझदार लोग हैं आप बहुत। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण के जो उपयोग होते हैं, कि कहाँ इनका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सारी बातें देख लेते हैं। क्या कहा है कि जो उत्तल दर्पण, हमने क्या देखा कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, यही बात देखी ना अभी पीछे, यही बात तो देखी कि इसका जो प्रतिबिंब है छोटा बन रहा है उत्तल दर्पण का। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि कोई बहुत बड़ी वस्तु है मान लीजिए, और उसका हमें छोटा सा प्रतिबिंब लेना है। ठीक है, तो कौन से लेंस का यूज किया, कौन से दर्पण का यूज किया जाएगा, तो वहां आप यूज करेंगे आपके उत्तल दर्पण का। दर्पण अलग चीज है, लेंस अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें साथ में मिक्स नहीं कीजिएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में लेने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहली बात ये ध्यान लीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। ठीक है, अब जब मान लीजिए छोटे से क्षेत्र में बन गया, आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, तो जो साइड मिरर होते हैं, पीछे से आपके ट्रक आ रहा है, आपने देखा साइड मिरर इतना सा है वो, जब आपने उसमें देखा तो उसमें एक पूरा ट्रक दिख रहा है पीछे से आता हुआ। क्या बात कही है इसने, इसने बात यही कही है कि बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटे रूप में देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सीधी सीधी बात आपको पता चल गई कि जो आपके साइड ग्लास होते हैं, मिरर होते हैं बाइक पे या कार में, ठीक है, उन सब में इसका यूज किया जाता है। लिखा होगा, हाँ ये लिखा है ना, ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य लगाया जाता है, पृष्ठ दृश्य के लिए लगाया जाता है। लिख लीजिए यहाँ, पृष्ठ दृश्य के लिए मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए लगाया जाता है। अब ये तो थ्योरी है, आपको पढ़नी है, यहाँ भी मिल जाएगी, कहीं हजार किताबों में भी लिखी हुई होगी, लेकिन समझने की बात पता है क्या थी, मैंने आपको समझा दी कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, पीछे की साइड और छोटा बनता है। वही बात मैंने फिर आपको एग्जांपल देके बताई कि आप बाइक चला रहे हैं, आपने देखा पीछे से इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, छोटे से में हमें दिखना है, और इतने से ग्लास में हमें दिख गया कि बड़ा ट्रक आ रहा है,
मतलब तो उसके लिए आपने क्या किया, साइड मिरर में किसका यूज किया, उत्तल दर्पण का यूज किया। और जो आपके सड़क की ये क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है, देखा है ना। तो आपने देखा होगा कभी गार्डन में, पार्क में आप वॉक करते होंगे नाइट के समय, जो लैंप जले होते हैं, तो बल्ब तो उनमें छोटा ही होता है, लेकिन जो उनका प्रकाश आता है वो बहुत दूरी में फैला हुआ होता है। ये क्या काम करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है। तो इसका यूज किस में किया जाएगा, इसका यूज लैंपों में, लैंपों में परावर्तक जो लैंप होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण का यूज किस में किया जाता है, परावर्तक लैंपों में। पीछे गाड़ी के दृश्य देखने के लिए, मोटर कारों में, ट्रकों में, इन सब में। ठीक है, ये सारी बातें किसके लिए हुई, ये सारी बातें हुई हमारे उत्तल दर्पण के लिए। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, विस्तार क्षेत्र अधिक होता है, ये किरणों को फैला देता है, इस वजह से इसका यूज किस में किया जाता है, परावर्तक लैंपों में इसका यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए बातें हो गई। अब अवतल दर्पण के भी कुछ उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण मैंने आपको पहले बता ही दिया, डायग्राम भी दिखाया था, सब दिखाया था, देखा होगा आप। चलिए अब इसके यूज देख लेते हैं। पहली बात क्या कहता है, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण किस काम में आता है, दाढ़ी बनाने में। आप देखते हैं कि जो आपके बार्बर होते हैं वहां बाल कटवाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं, उनके सामने जो मिरर लगा होता है ना, उसमें किसका यूज किया जाता है, आपका अवतल दर्पण यूज किया जाता है। दूसरी बात कि डेंटिस्ट के पास या कान के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक इतना सा स्टिक जैसा होता है, उस पर एक छोटा सा ग्लास लगा होता है, वो उसको ऐसे लगा लगा के दिखता रहता है, देखा होगा ना। उससे क्या होता है, एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। आपने मैग्नीफायर देखा होगा, देखा है, कोई वस्तु उधर में रख के देखते हैं, वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है ना, वैसा कुछ। आंख, कान, नाक व गले के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण। ओके, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट, गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं बहुत सारा प्रकाश दे देता है इतनी दूरी वाली रोड पे। सर्च लाइट होती है ना जो खेतों में लेके लोग घूमते हैं, उसमें उसमें किसका यूज किया जाता है, आपके अवतल दर्पण का। और जो सोलर कुकर होते हैं इसमें सब में किसका यूज किया जाता है, आपके अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इतनी बातें किसके लिए रही, आपके अवतल दर्पण के उपयोग ये सारे रहे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि कुछ स्थिति देखते हैं कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अगर कहां पर रखे तो इनका कहां प्रतिबिंब बनेगा, किस स्थिति में किस प्रकार के आकार होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये सारी बातें कुछ देख लेते हैं। कुछ मैं आपके लिए डायग्राम लाया हूं, यहां से आपको अच्छे से समझ आएगा, हर चीज को डायग्राम के साथ समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए पहले ही लिखी हमने वस्तु की स्थिति, ये वस्तु को कहां रखा जाएगा। दूसरी बात है प्रतिबिंब की स्थिति, ये वस्तु को यदि मैं यहां रखूंगा तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, वो है प्रतिबिंब की स्थिति। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, सारी बात ये। उसके अलावा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगा, काल्पनिक होगा, ये सारी बातें इसमें देखेंगे। ओके, चलो पहली कंडीशन ये देख लीजिए। दर्पण कौन सा है आपके पास, ये बताइए। मेरे हिसाब से अवतल दर्पण है, क्या बोलते हो, क्योंकि इसका मैंने क्या बताया, अवतल मतलब ऐसे अंदर धसा हुआ, और उत्तल मतलब ऊका मतलब उभरा हुआ। आ रही है कहानी समझ में, आया। चलो देखो कैसा है, अंदर धसा हुआ है, धसा हुआ है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। ये अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। ओके, चलो पहली बात यही है, मान लीजिए वस्तु आपकी अनंत पर रखी है, मतलब वस्तु रखी है कहीं दिखाई नहीं दे रही, मतलब रखी है बस, और वहां से उससे किरणें आ रही हैं। तो अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, जब ये किरणें आती हुई कहीं सेंटर पर मिलेगी तो वो आपके कहां मिलेगी, आपका जो वक्रता केंद्र होता है और जो ध्रुव होता है इनके बीच की दूरी को फोकस कहा जाता है, बताया था मैंने। और ये सारी किरणें फोकस पर आकर मिलेगी। ओके, तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। इतनी बात आपने देख ली, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। दोबारा देखिए कि ये अंदर धसा हुआ भाग है, मतलब आपका अवतल दर्पण है। ओके, जब अनंत पर कोई वस्तु रखी है उससे किरणें आ रही हैं तो ये उनको क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है।
जब उनको सिकोड़ता है तो इनका ये सारी मिल जाकर कहाँ मिलती है, फोकस पर मिलती है। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर भाई साहब इनका सबका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है, वस्तु थी कहीं अनंत पर बड़ी थी, क्योंकि किरणें इतनी सारी आई और जाकर एक पॉइंट पर मिल गई। मतलब कैसा बना प्रतिबिंब, जहां जाकर किरणें मिलती है वहां प्रतिबिंब बनता है, पता है आपको। तो प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा। कैसा बना, छोटा। छोटा नहीं, बहुत छोटा, बिंदुवत आकार का बहुत छोटा प्रतिबिंब बना। अब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, किस तरीके का बनेगा। पहली बात कि उल्टा बनेगा, क्योंकि सारी किरणें अलग डायरेक्शन में जाकर मिली है, तो जाहिर सी बात है उल्टा बनेगा। और अगर ये पीछे की साइड बनता तो कैसा होता, आपका काल्पनिक होता। लेकिन ये दर्पण की ही साइड बना है, तो किस तरीके का होगा, वास्तविक होगा। किस तरीके का होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। एक एक शब्द का मतलब बताया है मैंने, एक एक शब्द को तरीके से समझाया है मैंने कि छोटा बना है बहुत, क्यों बना है, उल्टा बना है, क्यों बना है, वास्तविक है तो क्यों है। क्यों वास्तविक क्यों है, क्योंकि दर्पण की ही तरफ बना है। जब पीछे की तरफ बना होता तो काल्पनिक होता या आभासी होता, जो भी था वो बाद में की बात थी। अगली स्थिति क्या देखिए कि वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी है। वक्रता केंद्र जानते हैं ना आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था ना मैंने। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और अनंत तो फिर आप जानते हैं ये कहीं भी हो सकता है। अनंत से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यदि कोई वस्तु रखी गई है, ये बी वाली कंडीशन है, ये ए वाली कंडीशन थी। बी वाली कंडीशन क्या दिख रहा है, वक्रता केंद्र ये रहा, और अनंत के बीच में यहां कोई अनंत, मान लीजिए यहां है अनंत, और इसके बीच में कोई वस्तु आपकी रखी है। ठीक है, वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा, यहां से किरणें जब अवतल दर्पण पर जाएगी तो वो उन्हें सिकोड़ने का काम करेगा। सीधा है, इन्होंने सिकोड़ा तो यहां आकर आपकी ये किरणें आपस में टकराई। कहा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ टकराई। इस नीचे की तरफ का भी एक मतलब है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहां बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। देखिए, यहां से किरणें आई, इसने सिकोड़ने का काम किया, और ये किरणें जब यहां टकराई तो ये कहां मिली, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कहां था आपका, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में था। ओके, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखते हैं कि आकार कैसा होगा। आकार कैसा होगा, वस्तु है हमारी इतनी बड़ी और प्रतिबिंब बन रहा है इतना सा, कैसा हुआ आकार, छोटा हुआ। बहुत छोटा नहीं बोलते, बहुत छोटा बिंदुवत वाले को बोलते हैं, इसे कहा जाएगा छोटा। कैसा बना आपका, छोटा। ओके, अब उल्टा और वास्तविक की बात कर लेते हैं, किस तरीके से उल्टा कहेंगे और किस तरीके से वास्तविक कहेंगे। उल्टा क्यों, कि आपका कक्ष मतलब ऊपर की साइड से आपकी किरणें आई और यहाँ आपका जो प्रधान अक्ष थी उसके नीचे जाकर किरणें मिली है, उसके नीचे जाकर किरणें टकराई हैं, तो कैसा होगा आपका, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरी बात कि आपका जो दर्पण था उसी की तरफ में आपका प्रतिबिंब बना है। यदि दर्पण के पीछे बना होता तो काल्पनिक होता, दर्पण के आगे की तरफ बना है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, उल्टा व वास्तविक होगा। आ गई इतनी कहानी समझ में। चलिए थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं, सी, कि वस्तु कहां रखी है आपकी, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये रखी है आपकी वस्तु कहां, सी पॉइंट पर। जब इस सी पॉइंट से किरणें जाती हैं तो ये किरणें टकराने के पश्चात वापस वहीं आकर मिलती है, तो वापस इसका कहां प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। किस तरीके का बनेगा, समान आकार का, जिस साइज की हमारी वस्तु है उसी साइज का हमारा प्रतिबिंब बन लिया। कैसा है, दर्पण के आगे की तरफ बना है, वास्तविक है, और नीचे की तरफ बना है, उल्टा है। खत्म बात। चलिए आइए ना, आपको समझ में नहीं आई है दोबारा देख लीजिए वीडियो को, मैंने अच्छे से समझाया है वैसे आपको। अगली स्थिति देखते हैं, डी। ये आपकी डी वाली स्थिति है, और क्या कहा है, वस्तु कहां रखी है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये आपका सी पॉइंट वक्रता केंद्र है, ये आपका एफ पॉइंट फोकस है। इन दोनों के बीच में ये देखिए, ये यहां वस्तु रखी हुई है। ओके, अब जब इस वस्तु से किरणें निकलती हैं तो ये इसे सिकोड़ने का काम करता है। तो पहली बात कि उल्टा बनेगा, क्यों, क्योंकि नीचे की साइड चला गया।
दूसरी बात, ये किरण गई और ये वापस टकरा कर वापस आई, तो मतलब कहां बनेगा? पहली बात, आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। दूसरी बात, बड़ा बनेगा। तीसरी बात, वास्तविक बनेगा। ये सारी बातें लिखी होंगी इनमें कहीं, ठीक है। जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच है तो इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये रह गया आपका वक्रता केंद्र और यहां आपका प्रतिबिंब बना है और अनंत के बीच बना है। तो कहां बना है? वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। कैसा है? वस्तु टिन्नी सी और इमेज बनी है इतनी बड़ी, मतलब बड़ा बना है। क्या कैसा बना है? बड़ा बना है। आप इसे कहेंगे बड़ा, ओके। बहुत बड़ा और ज्यादा बड़ा होता है। किस तरीके का बना है? उल्टा हुआ है, वास्तविक। वास्तविक क्यों? क्योंकि दर्पण के आगे की ओर बना है। उल्टा क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ बना है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए वस्तु फोकस पर रखी हो। यहां हमने कहा रखी थी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब मान लीजिए वस्तु हमारी फोकस पर रखी है, ये ई वाली कंडीशन। वस्तु हमारी फोकस पर रखी है। जब ये फोकस पर ये वस्तु है, ये देख लीजिए इतनी सी, जब इससे किरणें निकलेंगी और वो जब वापस जाएंगी तो किरणें कैसी हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। समानांतर का मतलब समझते हैं, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, मतलब नहीं काटेगी, या अनंत पर कहीं काटेगी, या काटेगी भी या नहीं, इसका कोई पता नहीं, ठीक है। तो फोकस पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। हमें नहीं दिखेगा, ओके। कहां बनेगा? अनंत पर। किस तरीके का बनेगा? बहुत बड़ा। जब ये काटेंगी नहीं, दूर जाते जाते ये और दूर होती जाएंगी। किस तरीके का बनेगा? बहुत बड़ा। दर्पण की आगे की साइड बना है, वास्तविक है। दूसरी बात, दर्पण के नीचे की साइड बन रहा है, उल्टा है, ओके। चलो, लास्ट वाली हमारी कंडीशन देखिए, एफ। ये हमारी एफ कंडीशन है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में यदि वस्तु रखी हो, ये रहा आपका फोकस, ओके, और ये रहा आपका ध्रुव, पी पॉइंट और एफ पॉइंट, इनके बीच में बी वस्तु रखी हुई है। दिखाई दे रहा है? चलिए, ना दिख रहा है तो मैं इसकी पीडीएफ आपको डाल दूंगा, आप वहां से गौर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये आपका फोकस है, ये आपका पी ध्रुव है, इसके बीच में आपकी वस्तु रखी है। वस्तु रखी है, इससे किरणें गई, तो ये किरणें ऐसे लौट गई पीछे कि अब ये कभी नहीं मिलेगी। यहां स्थिति थी कि मिल जाए, यहां तो कभी नहीं मिलेगी, यहां कभी नहीं मिलेगी। तो इन किरणों को आगे की तरफ बढ़ाया गया, आगे की तरफ बढ़ाया गया। तो अब कंडीशन चेंज है। कंडीशन चेंज कैसे है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा है, तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा? क्योंकि इस तरफ बनने के कोई चांस नहीं है। जब आगे बढ़ाया तो कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। वस्तु इतनी सी थी और ये बना है ए बी, जो बना है ये ए डैश बी डैश, ये आपका प्रतिबिंब है। मतलब किस तरीके का बना? बड़ा बना है। दूसरी बात, कैसा बना है? वस्तु जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में आपका प्रतिबिंब बना है, मतलब सीधा बना है, सीधा बना है। आभासी क्यों? आभासी क्यों? इतनी देर से तो हम वास्तविक वास्तविक देखते आ रहे थे, क्योंकि दर्पण के इस साइड बन रहा था, ओके। आभासी क्यों? क्योंकि पहले किरणें मिल भी रही थी, इसलिए वास्तविक था। यहां आभासी क्यों? किरणें मिली नहीं है, उन्हें मिलाया गया है, ओके, इसलिए ये कैसा बना है? आपका आभासी बना है, ठीक है। आगे इतनी कहानी समझ में? ये थी आज का हमारा टॉपिक। अगली जो हमारी क्लास होगी, आज हमने परावर्तन के नियम देखे, अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे अपवर्तन के बारे में, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल हमारा जो राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 आई है, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वीडियो चलते जा रहे हैं। कोई चेंज नहीं होगा, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। केमिस्ट्री ऑलरेडी कवर हो चुकी है, फिजिक्स की बारी है, फिजिक्स चल रहा है। आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने वीडियो देखिए। इसका अगर फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है वो भी आप देखिए, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, ओके।